दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 जो है आव्यूह। आज हम लोग आव्यूह पढ़ेंगे। आव्यूह के कुछ शुरुआत शुरुआत में जो आव्यूह का मतलब होता है, आव्यूह के थोड़े प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे और उस पर कुछ सवालों को देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आव्यूह में देखते हैं कि आव्यूह होता क्या है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मतलब आव्यूह जो होता है वो एक सारणी होती है। मान लीजिए एक सारणी होती है, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें कुछ संख्याएं क्रमवार रूप से लिखी होती हैं। जैसे अभी ये परिभाषा हो गई, अभी इसको समझिए। जैसे अगर राधा के पास 15 किताब और 3 कलम है, तो इस प्रकार से उसे सारणी के रूप में लिख दिया हमने इस प्रकार से। अब आव्यूह बनाने के लिए इसको इसके दोनों तरफ एक बड़ा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक बना देंगे तो ये एक आव्यूह हो गया। ये एक आव्यूह हो गया। तो यहाँ पर एक राधा के पास, इससे पता चल जा रहा है कि 15 किताब है और 3 कलम है। तो ये एक आयताकार, ये देखिए आयताकार क्रम विन्यास हो गया। ये आयताकार क्रम विन्यास हो गया, तो इसी को हम कह देंगे कि आव्यूह है। इसी प्रकार अगर राधा राधा राम और रोहित तीन तीन अलग अलग लोग हैं, तो किताब कलम, राधा के पास 15 किताब 3 कलम, राम के पास 7 किताब 5 कलम, रोहित के पास 2 किताब 11 कलम। इसको हम इस प्रकार सारणी के रूप में लिखकर और यहाँ पर ये बड़ा कोष्टक लगा दिए। तो बड़ा कोष्टक लगा दिए हम, तो ये एक आव्यूह बन गया। ये एक आव्यूह बन गया। आव्यूह बनाने के लिए हमें उन दोनों तरफ बड़ा कोष्टक लगाना आवश्यक होगा। तो ये एक आव्यूह हो गया। अब देखिए आव्यूह है तो इसके क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। इसमें 3 पंक्तियां हैं। ये पहली पंक्ति जो क्षैतिज है, पट है, उसे पंक्ति कहेंगे। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं, ये एक स्तंभ जो खड़ी रेखा खड़ा होता है उसे स्तंभ कहते हैं। एक स्तंभ है, 2 स्तंभ है, तो इसमें 2 स्तंभ है। ठीक है। तो आव्यूह में अलग अलग प्रकार से कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ हो सकते हैं इसका कोई निश्चित ये तो एक एग्जाम्पल है कि 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है। इस प्रकार से बहुत से आव्यूह हो सकते हैं। तो ये आव्यूह का ये मतलब, आव्यूह होता है तो उसकी कोटि होती है। जैसे ये एक आव्यूह है, इसमें हमने कोई संख्या लिखी नहीं है, लेकिन ये A11 A12 A13 अभी आपको बता रहे हैं, तो ये आव्यूह बना दिया हमने एक। अभी इसमें A11 क्या है, A12 क्या है, ये सब हम आपको बता रहे। देखिए अवयव होता है कोई भी, ये जितने 15 7 2 3 5 11 ये सब जितने हैं ये आव्यूह के अवयव हैं। इनको जैसे ये इसको 15 को ले लिया जाए तो ये एक आव्यूह का अवयव है। 7 है तो ये आव्यूह का अवयव है। इसी प्रकार अगर किसी अवयव को हमें डिनोट करना है तो उससे कैसे जानेंगे कि ये किस नंबर का अवयव है, ये 15 किस नंबर पे है, ये कैसे बता पाएंगे। तो इसका एक विशेष नंबर दिया गया। जैसे ए कोई अवयव है तो इसके आगे यम और यन इस प्रकार लिख देंगे तो ये इसको बताएगा कि ये किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। इसके आगे यम यन इस प्रकार से लिख देंगे, जहां यम पंक्ति को दर्शाएगा, यन स्तंभ को दर्शाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है हमने A11, मतलब 1 पंक्ति 1 स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति का है पहले स्तंभ का है। देखिए पहली पंक्ति में स्थित है, पहले स्तंभ में स्थित है। तो ये इस प्रकार उस अवयव को डिनोट कर देगा। ए माना है कि कोई अवयव है और उसको 1 1, A12 मतलब पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। इस प्रकार अवयव को इस प्रकार दर्शाते हैं, यम यन आगे लिख के कि वो किस पोजीशन पर स्थित है, इससे उसका पता चल जाता है। अब आव्यूह की कोटि क्या होती है, ये तो अवयव के बारे में हमें जाना कि अवयव की पोजीशन को बताने के लिए। अब आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह में जितने पंक्ति होती है और जितने स्तंभ होते हैं उनको यहाँ पर गुणे के रूप में लिख के, उसका गुणा करके नहीं लिखना है, उसको गुणे के रूप में लिख देंगे तो ये आव्यूह की कोटि हो गई। जैसे अगर m पंक्ति है और n स्तंभ है, कोई आव्यूह है उसमें m पंक्ति है n स्तंभ है, तो उसे m गुणे n के रूप में लिख देंगे तो यही m गुणे n कोटि हो गई। इसमें देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसे 3 गुणे 3 के रूप में हमने लिख दिया, क्योंकि m गुणे n, m जहां पंक्ति n स्तंभ, इसी प्रकार से हमें लिखना है तो इसे 3 गुणे 3 के रूप में लिख दिया। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो ये 3 गुणे 3 इस आव्यूह की कोटि हो गई। यही है कोटि बस।
तो कोटि भी आपने समझ लिया, बस इसके पंक्ति और स्तंभ का गुणा करके। ध्यान यहाँ रखना है कि पंक्ति सदैव पहले होगी, स्तंभ सदैव बाद में होगा। आगे पीछे करने से क्रम उल्टा हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। पहले पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे क्रमवार। अब यहाँ पे अगला देखिए, अवयवों की संख्या, मतलब किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं इसकी संख्या। तो ये तो बहुत आसान चीज है, जैसे इसका फार्मूला पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। मतलब ये आव्यूह है तो इसमें कितने अवयव है, इसको छोटा आव्यूह है तो आप गिन कर बता देंगे 9 है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड है कि जो कोटि है, ये कोटि है इस रूप में लिखा है, तो इसी को अगर हल कर दें तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 जो हो जाएगा वो अवयवों की संख्या हो जाएगी। मतलब पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या ही अवयवों की संख्या होती है। तो इस प्रकार अगर कोई अवयवों की संख्या पूछे आव्यूह देकर तो आप हल कर सकते हैं, जितनी पंक्तियां हैं स्तंभ है उनका गुणा कर दिया, अवयवों की संख्या निकल आई। अब कुछ उदाहरण देखते हैं इस पे उदाहरण क्या क्या है। पहला दिया है, ये एक सारणी दी है, ये फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। इसमें कुछ पुरुष कर्मी हैं, कुछ महिला कर्मी हैं। पुरुष कर्मी इस प्रकार हैं और महिला कर्मी इतने इतने हैं। अब इसको कह रहा है कि इसको आव्यूह के रूप में लिखिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये पूरा डाटा दिया हुआ है, इसके इधर एक कोष्टक, इसके इधर एक कोष्टक लगा के लिख देना है। तो जैसे आव्यूह को हमने मान लिया कि ए है, आव्यूह को आप मान सकते हैं कि कोई भी अंग्रेजी के वर्णमाला का बड़ा अक्षर, कैपिटल लेटर, आप आव्यूह को मान सकते हैं। तो हमने मान लिया ए है, तो अब इसको लिखना। अब ये हमें 1 2 3 ये कुछ हिंदी वगैरह बस अंक लिख देंगे, सारणी बना, इसके अगल बगल बड़ा कोष्टक लगा दिया, जैसे ये लिखा है वैसे हमने लिख दिया। ये एक आव्यूह बन गया, आव्यूह बन गया। यही हमसे कहा था कि आव्यूह बनाकर दर्शाइए, हमने आव्यूह बनाकर दर्शा दिया। कितना आसान है ये। यदि आव्यूह में, अब दूसरा उदाहरण, यदि आव्यूह में 8 अवयव हैं तो संभव कोटियां बताइए। कोटियां क्या होती है, अवयव, मतलब अगर अवयव का फार्मूला अभी हमने क्या बताया, देखिए, अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यही तो हमारी कोटि होती है। देखिए, पंक्ति गुणे स्तंभ, यही हमारी कोटि। अगर लिखना है तो पंक्ति गुणे स्तंभ हम लिखते हैं, हल नहीं करते हैं, बस इतना ही है। तो यहाँ भी हल नहीं करेंगे, पंक्तियों गुणे स्तंभों की संख्या, यही अवयवों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न में दिया है कि 8 अवयव हैं, तो उनकी संभव कोटियां क्या क्या कोटियां हो सकती हैं ये बताना है। तो अवयवों की संख्या गुणे पंक्तियों की, अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या होती है। तो अवयवों की संख्या दिया है 8, तो 8 अगर है तो हमें क्या, किन दो संख्याओं का गुणा करें ये तो 8 आ जाएगा। एक तो ये कर सकते हैं कि 1 गुणे 8 करेंगे तब भी 8 आ जाएगा, फिर 2 गुणे 4 करेंगे तब भी 8 आ जाएगा। अब 4 गुणे 2 भी करेंगे तब भी 8 आ जाएगा, 8 गुणे 1 करेंगे तब भी 8 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि 2 गुणे 4 तो हो ही गया, फिर 4 गुणे 2 क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, ये जो पहला होता है गुणा के रूप में लिखते हैं, तो जो पहले अंक होते हैं वो होते हैं पंक्तियों की संख्या, जो दूसरे अंक होते हैं वो होते हैं स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर जैसे 2 गुणे 4 है तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 4 है। लेकिन इसी को अगर हम 4 गुणे 2 के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पंक्तियों की संख्या 4 हो गई, स्तंभों की संख्या 2 हो गई। मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस हो गया। इसीलिए हम 2 गुणे 4 भी लेंगे और 4 गुणे 2 भी लेंगे, क्योंकि ये एक समान नहीं है, ये अलग अलग है। तो इतनी सारी ही कोटि, और किसी गुणा करने पे तो 8 आएगा नहीं, तो इतनी सारी ही कोटियां संभव है। तो ये प्रश्न में ये उदाहरण भी हमारा हो गया साल। अब आगे चलते हैं आव्यूहों के प्रकार पे। आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं? तो आव्यूह के निम्नलिखित प्रकार हैं। देखिए, पहला प्रकार, बहुत से प्रकार होते हैं आव्यूह के। आव्यूह के पहला प्रकार दिया है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या है? अब देखिए, इस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है। मतलब ये ऐसा आव्यूह है जिसमें केवल एक स्तंभ ही होगा, बाकी कोई चीज नहीं होगी। आव्यूह आप देखें ऊपर के उदाहरण में, उसमें पंक्तियां भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे स्तंभ भी हैं। तो इसमें क्या है, केवल एक स्तंभ होगा। ये देखिए, इस आव्यूह में केवल एक स्तंभ है और इसके अगल बगल बड़ा कोष्टक है, तो ये स्तंभ आव्यूह। इसी प्रकार पंक्ति आव्यूह, इस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होगी। देखिए यहाँ पर एक पंक्ति, 1 2 3, एक पंक्ति है बस, तो ये पंक्ति आव्यूह होगा, केवल एक पंक्ति होगी। स्तंभ आव्यूह में एक स्तंभ होगा और कुछ नहीं।
दो भी नहीं, पंक्ति आव्यूह में दो पंक्तियां भी नहीं हो सकती, तब कई स्तंभ होने लगेंगे, इसीलिए केवल एक पंक्ति होगी, एक स्तंभ होगा इसमें। ये हो गया, दो प्रकार हो गए। ये तीसरा प्रकार है वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह क्या है? इस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। मतलब ये जो आव्यूह है इसमें सदैव पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है। जैसे ये आव्यूह देख लीजिए, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक और दो, दो पंक्तियां। कितने स्तंभ है? एक और दो, दो स्तंभ है। तो ये इसमें पंक्तियों की संख्या भी दो, स्तंभों की संख्या भी दो, मतलब ये एक वर्ग आव्यूह है। इसमें देखिए तीन पंक्तियां हैं, तीन स्तंभ हैं, मतलब इसमें भी पंक्तियों स्तंभों की संख्या बराबर है, तो ये भी एक वर्ग आव्यूह हो गया। अब ये वर्ग आव्यूह भी आप समझ गए। अब चलिए चौथे नंबर पर विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? यदि वर्ग आव्यूह के विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हैं तो विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। मतलब विकर्ण आव्यूह का पहली कंडीशन तो यही होगी, उसे वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो वो विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकता। अब वर्ग आव्यूह है, मान लीजिए वर्ग आव्यूह है, तो इसके आगे क्या कंडीशन चाहिए? वर्ग आव्यूह है तो विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होने चाहिए। अब कौन सा विकर्ण? इसमें ये वाला विकर्ण आप नहीं ले सकते। ये वाला विकर्ण लेंगे तो यही वाला लेंगे, इधर से, मतलब शुरुआत से शुरुआत होगी, अंत नीचे होगा, इधर से नहीं, ये वाला विकर्ण नहीं हो सकता। तो मतलब कह रहा है कि वर्ग आव्यूह तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके एक विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो देखिए ये एक वर्ग आव्यूह है, दो पंक्ति है, दो स्तंभ है, तो ये एक वर्ग आव्यूह है। अब इसके ये वाले विकर्ण देखिए, इस विकर्ण को छोड़कर अन्य दोनों अवयव, चार अवयव हैं तो दो अवयव विकर्ण में आ गए, और अन्य दोनों अवयव शून्य हैं, तो मतलब एक विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हैं, तो ये एक विकर्ण आव्यूह हो गया। अब आप इस विकर्ण को नहीं ले सकते। मान लीजिए कि यहाँ शून्य होता है, यहाँ शून्य होता है, यहाँ दो होता है, यहाँ पाँच होता है, तो ये एक विकर्ण आव्यूह नहीं होता, क्योंकि विकर्ण सदैव यही होना चाहिए, ये वाला विकर्ण नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें भी वैसे देखिए, ये वाला विकर्ण 1 2 3 है, अंक है, लेकिन इसको छोड़कर सभी अवयव शून्य है, इसका मतलब, और एक ये वर्ग आव्यूह तो है ही, तो इसका मतलब ये भी एक विकर्ण आव्यूह है। ठीक है, विकर्ण आव्यूह का इतना कॉन्सेप्ट है। अब अदिश, 5वें नंबर पे है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या है? अदिश आव्यूह है यदि विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव समान हैं तो अदिश आव्यूह कहलाएगा। मतलब अदिश आव्यूह को विकर्ण आव्यूह होना आवश्यक है। मतलब विकर्ण आव्यूह है तभी वो अदिश आव्यूह कंडीशन में आएगा। अगर पहली बात विकर्ण आव्यूह ही नहीं है तो अदिश आव्यूह की बात ही खत्म। अब मान लीजिए कि वो विकर्ण आव्यूह है, तो उसको अदिश आव्यूह होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके जो विकर्ण के, पहली बात की उसमें विकर्ण में ही अवयव होंगे, बाकी सब तो शून्य होंगे, क्योंकि अभी विकर्ण आव्यूह हमने पढ़ा, तो बाकी सब शून्य है, लेकिन उसके विकर्ण के अवयव सभी समान होने चाहिए। जैसे विकर्ण के तीन पंक्ति और तीन स्तंभ हैं, वर्ग आव्यूह है, तो ये विकर्ण के सभी अवयव एक ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन कोई नहीं थी, विकर्ण आव्यूह में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, तभी ये अदिश आव्यूह कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर विकर्ण के अवयव समान है, यहाँ पर भी विकर्ण के अवयव समान है, कर्ण में 3 है, बाकी सभी शून्य है, तो ये कहलाता है अदिश आव्यूह। अब देखिए 6वां नंबर है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या है? यदि विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव एक हों तो उसे तत्समक आव्यूह कहेंगे। मतलब विकर्ण आव्यूह है और उसके विकर्ण में जो जो अवयव हैं सब एक हैं, तो वो तत्समक आव्यूह कहलाएगा। देखिए यहाँ पर विकर्ण में सभी अवयव एक हैं, ये भी विकर्ण में सभी अवयव एक हैं, तो ये एक तत्समक आव्यूह हो गया। तो कितना सिंपल, बस विकर्ण आव्यूह में सभी अवयव एक होने चाहिए, बाकी सब तो 0 होता है। विकर्ण में यदि विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव एक हैं तो वो तत्समक आव्यूह हो गया, बाकी सब तो 0 होता ही है। ये विकर्ण आव्यूह का ही नियम है। अब देखिए 7वां शून्य आव्यूह, लास्ट दिया है हमारी बुक में यही शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है? जिसके सभी अवयव, यहाँ मिस्टेक हो गई है, आव्यूह लिख दिया, यहाँ अवयव होगा, इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। मतलब इसमें जितना भी कोई भी आव्यूह बनाइए आप, बस शून्य होने चाहिए सभी अवयव, किसी भी प्रकार का आव्यूह, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा,
ये देखिए छोटा अवयव, ये भी एक अवयव ही है, तो ये सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तो ये शून्य अवयव हो गया। ये तो बहुत आसान। अब देखिए, अब आते हैं अवयवों की समानता, नेक्स्ट टॉपिक। अब दो अवयव हैं वो समान कब होंगे? दो अवयव हैं वो समान कब होंगे? वो समान होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। पहली बात तो यही है कि जैसे दो अवयव हैं, ये है दो अवयव, ये है दो अवयव, ये है एक अवयव, ये है एक अवयव, दो अवयव हैं, तो इसकी कोटि क्या है? दो पंक्ति दो स्तंभ, दो गुणे दो इसकी कोटि हो गई। इसकी कोटि क्या है? दो पंक्ति दो स्तंभ, दो गुणे दो इसकी भी कोटि हो गई। तो इनकी कोटियां तो समान है, तो ये पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। अब इसके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। संगत अवयव मतलब इसका अगर ये अवयव, तो इसका भी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, इसका पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तो इसकी भी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, मतलब जिसका जो स्थान इसमें होगा वही स्थान इसमें होगा, ये होता है संगत अवयव। तो संगत अवयव भी समान होने चाहिए। तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में दो है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में दो है। दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में तीन है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में तीन है। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में जीरो है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में जीरो ही है। फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में एक है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में एक है, मतलब इसके संगत अवयव भी समान है। और कोटियां तो हमने चेक ही कर ली है, वो भी समान है। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर ली, तो ये दोनों अवयव समान अवयव हैं, इनके बीच में बराबर लगाया जा सकता है। ये दोनों अवयव समान अवयव हैं। इसी प्रकार इनको भी देख लीजिए, इनकी भी कोटि दो गुणे तीन है, इसकी भी कोटि दो गुणे तीन है, ये भी समान है। इसके भी संगत अवयव एक एक, पाँच पाँच, सात सात, दो दो, तीन तीन, चार चार, इसके भी संगत अवयव समान है, तो ये भी समान अवयव हुए, ये दोनों भी समान अवयव हुए। इतना ही दो कंडीशन है समान अवयव का, मतलब अवयव का आप चेक कर सकते हैं कि वो समान है कि नहीं। ये हो यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जितना भी हमने आज पढ़ा उसके कुछ प्रश्न जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला प्रश्न है जिसमें एक ए अवयव दिया है, ए जिसमें ये 2 5 17 माइनस ये एक अवयव दिया है हमारे पास। अब इसमें पूछ रहा है इसकी कोटि क्या है, तो कोटि हम कैसे लिखते हैं? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो इसमें हम लिख देते हैं, पंक्तियां चेक करते हैं कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। पट वाली पंक्तियां होती हैं क्षैतिज, क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, तो इसमें क्षैतिज तीन पंक्तियां हैं, ठीक है, तो तीन लिख दिया हमने। फिर गुणा का चिन्ह लगाया। कितने स्तंभ हैं? एक, दो, तीन, चार, चार स्तंभ है, तो तीन गुणे चार इसका अवयव की कोटि हो गई। दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है? अवयवों की संख्या। तो जो कोटि है उसको हल कर देते हैं तो अवयवों की संख्या आज हो जाती है। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या बराबर अवयवों की संख्या। तो पंक्तियां तीन, स्तंभ चार, तो तीन गुणे चार बराबर 12, 12 अवयव हैं। आप चाहें तो गिन भी सकते हैं, ये एक फार्मूला है इसका। अब इसमें अवयव पूछा है कि A13, A21, A33, A24, A23, इस पे कौन कौन से अवयव स्थित हैं, मतलब ये इसकी पोजीशन दिया है, बताना है इसमें से कौन सा अवयव उस स्थान पर स्थित है। तो A13 है, इसका मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये रहा, ये पहली पंक्ति हो गई, ये तीसरा स्तंभ, 19 स्थित है, ये A13 हो जाएगा 19। इसी प्रकार A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये पहला स्तंभ हो गया, यहाँ 35, तो 35 हो गया। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति, ये तीसरा स्तंभ, ये -5 हो गया, ठीक है, -5 हो। A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ लास्ट वाला, तो यहाँ पर 12 है, तो 12 हो गया, 12। फिर A दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, तो यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो ये 5/2 हो गया उसका आंसर। तो ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रश्न दिया है कि 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां बताइए। तो संभव कोटियां तो हमें निकालना आता है कि अवयव बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या के रूप में लिख देंगे तो वही उसकी कोटि हो जाएगी। तो 24 का किस किस के रूप में, गुणनफल के रूप में दो संख्याओं में लिख सकते हैं हम। संभव कोटियां क्या क्या हो जाएंगी? पहले तो हम 24 बराबर 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, फिर 2 गुणे 12 लिख सकते हैं, फिर 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, फिर 4 गुणे 6 लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर अब 4 इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम,
क्योंकि ये इधर होती है पंक्तियों की संख्या, इधर होती है स्तंभों की संख्या, ये मैंने आपको बताया। अब 6 गुणे 4 लिख देंगे, मतलब 6 पंक्ति हो गई 4 स्तंभ हो गया, ये एक आव्यूह बन जाएगा। यहाँ पर 4 पंक्ति हो है 6 स्तंभ है, ये एक आव्यूह, दोनों में डिफरेंस होगा तो हमें इसको भी लेना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कर सकते कि ये दोनों बराबर, नहीं, यहाँ पर 6 पंक्ति है, यहाँ पर 4 पंक्ति, बराबर कैसे है? तो ये 6 गुणे 4 बराबर 24 होगा, तो इसको भी हमें लें। 8 गुणे 3 बराबर भी 24 होगा, तो इसको भी लेंगे हम कोटियों में। इसका भी एक आव्यूह बन सकता है, 12 गुणे 2 का भी और 24 गुणे 1 का भी। तो ये सब संभव कोटियां हो जाएंगी, इस सबसे एक एक आव्यूह बन सकता है जिसमें 24 अवयव होंगे। ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न, 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए। अब हमें क्या दिया है देखिए, अब हमें आई जे लिख दिया, जैसे हम A23 A33 ऐसे लिख रहे थे, तो यहाँ पर आई जे लिख दिया है, मतलब आई होगी वो पंक्तियों की संख्या, जे होगी वो स्तंभों की संख्या। अब AIJ बराबर हमें दिया है 1/2, फिर मॉडुलस -3i + j। अब इसकी हमें रचना करनी है। ये 3 गुणे 4 का आव्यूह है, तो पहले हम एक 3 गुणे 4 का आव्यूह बना लेते हैं। ए हमने मान लिया ए आव्यूह है, 3 गुणे 4 मतलब 3 पंक्तियां होंगी, तो ये हमने 3 पंक्तियां बना ली, और 4 स्तंभ होंगे, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, और उसी के हिसाब से हमने ये अवयवों का नंबर लिख दिया। ए पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो A11, ए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो A12, इस प्रकार से नंबर लिख दिया। तो ये 3 गुणे 4 कोटि का एक आव्यूह बन गया। इसमें हमें इस पे देखना है, यहाँ पर दिया है AIJ मतलब AI मतलब पंक्ति, J मतलब स्तंभ, इसका एक समीकरण दिया है, इससे आप किसी भी अवयव को ज्ञात कर सकते हैं। AIJ, तो I की जगह अगर हम 1 रखें, J की जगह हम 1 रखें तो A11 हो जाएगा। तो A11 बराबर, यहाँ भी I की जगह 1, J की जगह 1 रख देंगे तो A11 का मान यहाँ पर निकल जाएगा हमारा। अब A11 का मान निकल जाएगा तो A11 का मान जो होगा वही यहाँ रख देंगे, तो एक अवयव हमें मालूम चल जाएगा। इसी प्रकार हम निकालते हैं इसी समीकरण से, I की जगह, I मतलब पंक्तियों की संख्या, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1, और J इस अवयव की तो 1 1 है, तो यहाँ IJ है, मतलब I पंक्तियों की संख्या, यहाँ पंक्तियों की संख्या 1, J स्तंभों की संख्या, यहाँ स्तंभों की संख्या 1, तो A11 हमने रख दिया। फिर 1/2 ये सेम रहेगा, और I की जगह पे 1 रख दिया हमने, J की जगह पे भी 1 रख दिया, क्योंकि हम 1 1 का निकालना है, इसी फार्मूले में रख रहे हैं बस। तो इसको सॉल्व किया तो ये -3 + 1 मॉडुलस के अंदर है, तो इसको माड के अंदर 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो माड के बाहर निकालेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 2 1 हो गया। ये सिंपल बस गुणा भाग है। इसी तरह हम A12 का भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 है, मतलब I की जगह 1 है, J की जगह 2 है, ये अवयव हो गया, इसका हम निकालना है, तो I की जगह 1, J की जगह 2 रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/2 निकल आएगा, सीधा सीधा मैथ, आसान सा। अब इसी तरह हम सभी A13 को निकालेंगे, तो यहाँ I की जगह 1, J की जगह 3 रख देंगे, फिर रख के सॉल्व कर देंगे। A14 की इसी तरह 1 रख देंगे, 4 रख देंगे, ये इस सब का इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो सबका मैंने निकाल लिया है, तो ये अवयव इस प्रकार का आव्यूह बन गया है। कितना आसान है, इस प्रकार का आव्यूह बन चुका है। ये प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हमें कहा है कि ये एक आव्यूह है, A - B 2A + C 2A - B 3C + D। अब इसको -1 5 0 13 इसके रूप में इसे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है कि ये दोनों आव्यूह बराबर है। तो पहली कंडीशन क्या होती है आव्यूह बराबर होने की, कि दोनों की कोटियां समान होगी। अब इसकी कोटियां हम देख लेते हैं। इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, मतलब 2 गुणे 2, इसकी कोटि हो गई 2 गुणे 2। इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसकी भी कोटि हो गई 2 गुणे 2 हो गई, इसकी भी कोटि 2 गुणे 2, इसकी भी कोटि 2 गुणे 2। इसका मतलब कोटियां समान है। एक स्टेप फॉलो कर रहा है ये, कोटियां समान है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, संगत अवयव भी समान होने चाहिए, मतलब संगत अवयव भी समान होने चाहिए। मतलब इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव A - B, और इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव -1, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो A - B बराबर -1 होना ही चाहिए, तभी ये दोनों आव्यूह समान होंगे। और इसका इसी प्रकार 2A - B 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, यहाँ भी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव,
है 0, यहाँ 2a माइनस बी, मतलब 2a माइनस बी बराबर 0 होना ही चाहिए, तभी ये आव्यूह समान होगा। या 2a प्लस सी बराबर 5 भी होना चाहिए और 3c प्लस डी बराबर 13 होना चाहिए, संगत अवयव समान होने चाहिए। तो चलिए इसको बराबर करके देखते हैं क्या आंसर आता है। मतलब इसमें ये बराबर हमें दिया ही हुआ है, मिस्टेक हो गया, बराबर हमें दिया ही हुआ है, हमें ए और बी के मान निकालने हैं। ए और बी के मान मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, संगत अवयव बराबर है ही, और कोटि तो बराबर हमने चेक ही कर ली, संगत अवयव बराबर है ही क्योंकि इसमें पहले ही बराबर दे चुका है, इसका मतलब संगत अवयव बराबर होंगे। हम बस हल करके ए और बी का मान निकाल देते हैं। तो देखिए 2a माइनस बी बराबर 0, ये होना ही है क्योंकि दोनों अवयव बराबर है तो संगत अवयव बराबर होंगे, तो 2a माइनस बी बराबर 0 होना है। तो b को इधर कर दिए, 2a बराबर b हो गया, a बराबर b बटा 2 आ गया। इसी प्रकार a माइनस बी बराबर -1 होगा क्योंकि ये दोनों अवयव बराबर हैं, ये दोनों अवयव प्रश्न में ही बराबर दिया है, तो ये और इसके बराबर होगा ही संगत अवयव बराबर के नियम से। तो ये a माइनस बी बराबर -1 हो गया। अब यहाँ से हमने a का मान निकाला है b बटा 2, तो इसमें b बटा 2 रख देते हैं, तो b बटा 2 माइनस b बराबर -1 हो गया। तो इसका लसा लिया 2, b माइनस 2b बटा 2 बराबर -1 हो गया। तो इसको माइनस b और 2 इधर गया तो -2 हो गया। इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस दोनों तरफ है, हट गया, b बराबर 2 आ गया। अब b बराबर 2 को हमने इसमें रखा, इसमें समीकरण में b बराबर 2, -2 इधर गया तो +2, तो 2 - 1 1, a बराबर 1 आ गया। तो b और a का मान यहाँ पर निकल चुका है। इसी प्रकार हम c का भी मान निकालेंगे और d का भी मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये अवयव इस अवयव के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों अवयव हमें प्रश्न में ही बराबर दिया है। तो 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, a का मान 1 है, a का मान 1 रखेंगे तो 2 में 1 का गुणा होगा, 2 ही रह जाएगा। 2 प्लस सी बराबर 5, 2 इधर गया, c बराबर 3 आ गया। अब ये अवयव भी 13 के बराबर होगा, 3c प्लस डी बराबर 13 क्योंकि दोनों अवयव समान है। तो 3c प्लस डी बराबर 13, c का मान आया है 3, तो 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, 3 गुणे 3 9, 9 इधर गया तो d बराबर 13 माइनस 9, d बराबर 4, d बराबर 4 आ गया। ये दोनों अवयव समान दिया था, कहा था कि ए बी सी डी का मान निकालिए, ए बी सी डी का मान हमने निकाल दिया क्योंकि अगर अवयव बराबर हैं तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो संगत अवयव बराबर करते गए, मान निकलता गया और ए बी सी डी सबका मान निकल चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट भी देख लिए अवयव का, कुछ प्रश्न भी लगा लिए। अब इस प्रश्नों के अगर ध्यान से आपने सब समझ लिया है तो अब प्रश्नावली लगाने में आपको, आपकी किताब की प्रश्नावली लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो इस PDF नोट्स का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।